नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 23 जून 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जो WEF के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत को 127वां स्थान मिला है। भारत को ये जो स्थान है वो 64.3% स्कोर के साथ में मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट ईयर भारत का जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में स्थान था वो 135वां था, तो भारत के द्वारा 8 अंकों का सुधार किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में पहला स्थान है ये आइसलैंड का है और लगातार 14वीं बार है जो आइसलैंड है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पर रहा है। सेकंड स्थान है जो नॉर्वे देश का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान के स्थान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान का स्थान है जो 142वां है और बांग्लादेश का स्थान है जो 59वां है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की शुरुआत है ये साल 2006 से होती है और 2023 में ये जो इंडेक्स है 17वें क्रम का इंडेक्स जारी किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करें, मतलब विश्व आर्थिक मंच है जो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी जो प्रमुख बैठकें हैं वो दावोस में इसकी प्रमुख बैठकों का आयोजन होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये IMF के द्वारा जारी की जाती है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और भारत की रैंक है जो इसमें 38 है, जो भारत की रैंक है इसमें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और भारत की रैंक है जो इसमें 132वीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और भारत की रैंक है जो इसमें 161वीं है। तो ये सारे ललन टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्काईटेक्स ने वर्ष 2023 का दुनिया की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो हाल ही में स्काईटेक्स के द्वारा 2023 का दुनिया की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार है प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार है जो सिंगापुर एयरलाइंस को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को हम एविएशन का ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है और ये सिंगापुर एयरलाइंस को प्रदान किया गया है। सेकंड स्थान इसमें जो कतर एयरलाइंस है उसको दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये स्काईटेक्स के द्वारा इसमें बेस्ट जो रीजनल एयरलाइंस है उसका भी अवार्ड दिया गया है और बेस्ट रीजनल एयरलाइंस का अवार्ड है ये बैंकॉक एयरवेज को दिया गया है। और मिनिमम कॉस्ट एयरलाइंस के बारे में बात करें तो ये अवार्ड है जो एयर एशिया को दिया गया है। तो ये सारे अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं जो कि स्काईटेक्स के द्वारा दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान रखेंगे। एयरबेस से 500 एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर है जो हाल ही में दिया गया है, ये इंडिगो एयरलाइंस है इसके द्वारा दिया गया है। सिम्पेक्स युद्धाभ्यास है ये भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित होता है। शिमोगा एयरपोर्ट है जो कि हाल ही में बनाया गया है और हाल ही में संचालित हुआ है, तो ये कर्नाटका में स्थित है। मोपा एयरपोर्ट है जिसका हाल ही में नाम परिवर्तित करके मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है और ये है जो गोवा राज्य में स्थित है। तो ये ललन टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसके द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, इसे डॉक्टर टेड्रोस को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर टेड्रोस है ये WHO के वर्तमान में महानिदेशक है, इसको ये ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। इसको सम्मानित करने के पीछे जो प्रमुख रीजन था वो ये था कि जो कोविड के दौरान इनके द्वारा सहयोग दिया गया था ओलंपिक खेलों में, तो इसके लिए इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बात करें
तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना है, ये 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो लुजोन स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। और यदि डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना है, ये 7 अप्रैल 1948 को जब डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर आप सभी को पता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के जो हेड है वो डॉक्टर टेड्रोस है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड बैंक का जो नवीनतम जो अध्यक्ष बना है वो कौन बना है, तो अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का नवीनतम अध्यक्ष बनाया गया है। और डेविड जो मलपास था उनके स्थान पर इनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन है जो कहाँ किया जाएगा, जो 33वां ओलंपिक है 2024 में, इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था, तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेले गए थे उस पदक तालिका में भारत का स्थान है जो 48वां था। भारत के द्वारा 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते जाते हैं। एकमात्र गोल्ड है ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो में जीता जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एनडीबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हाल ही में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी अध्यक्ष है ये डिल्मा रोसेफ को बनाया गया है। तो ये सारे लेवल पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन सा है, तो पहला पुरुष फुटबॉलर बना है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेले गए हैं, तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो कि पहला फुटबॉलर बना है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेले गए हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये पुर्तगाल देश का है। और ये 200वां मैच है इनके द्वारा आइसलैंड देश के खिलाफ में है खेला गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और रोनाल्डो के बारे में एक फैक्ट और भी ध्यान रखना है आपको कि रोनाल्डो है जो 5 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। मतलब 5 फीफा वर्ल्ड कप इसके द्वारा खेले गए हैं और 5 फीफा वर्ल्ड कप में इनके द्वारा गोल किए गए हैं, तो ऐसा एकमात्र खिलाड़ी है। और विश्व में यदि सर्वाधिक गोल के बारे में बात करें तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ही है जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 123 गोल किए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने में सुनील छेत्री का स्थान कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल के मामले में जो भारतीय कप्तान है सुनील छेत्री, इसका जो स्थान है वो चौथा है। और पहला स्थान हमने बताया था कि रोनाल्डो का पहला स्थान है जिसके द्वारा 123 गोल किए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था उसमें जो गोल्डन बूट का अवार्ड है ये एम्बापे को प्राप्त हुआ था जो कि फ्रांस के खिलाड़ी थे। और इसमें गोल्डन जो बॉल थी उसका अवार्ड है ये लियोनेल मेसी को प्राप्त हुआ था जो कि अर्जेंटीना के कप्तान थे। इसका आयोजन है जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में होता है, इसकी विजेता टीम के बारे में बात करें तो अर्जेंटीना इसकी विजेता टीम थी और उपविजेता है इसमें फ्रांस इसमें उपविजेता रहता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बैलन डी और अवार्ड है ये फुटबॉल क्षेत्र का फुटबॉल खेल में अवार्ड दिया जाता है और ये लियोनेल मेसी को प्राप्त हुआ था। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 में हाल ही में खेला गया है, तो इसकी विजेता टीम है ये भारत इसकी विजेता है और फाइनल मैच है जो लेबनान के साथ में खेलती है, तो फाइनल इसका उपविजेता है जो लेबनान इसमें उपविजेता है। और इंटरकॉन्टिनेंटल कप का संबंध भी फुटबॉल से है, तो ये सारे ललन पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है जो 2023 में मनाया गया है, तो ये 23 जून को मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को 2003 में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस दिवस को जो सामाजिक आर्थिक परिषद है जिसे इकोसोक के नाम से हम जानते हैं, इसके द्वारा इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। और सामाजिक आर्थिक परिषद की जो स्थापना है 1945 में इसकी स्थापना होती है। कुल सदस्य देश के बारे में बात करें तो इसमें 54 सदस्य देश है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय सिविल सेवा दिवस के बारे में बात करें तो ये 21 अप्रैल को प्रत्येक साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में जो सिविल सेवा का जनक है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और अखिल भारतीय सीमाओं का उल्लेख है जो आर्टिकल 312 में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 315 में है। और वर्तमान में जो यूपीएससी के अध्यक्ष है वो डॉक्टर मनोज सोनी जी है। लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश है ये किसके द्वारा की गई थी,
तो लीग जो कमीशन था उसकी सिफारिश से लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। तो ये सारे ललन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अग्निस्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में अग्निस्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन है ये पूर्वी लद्दाख में किया गया है और इसमें भारतीय सेना के द्वारा तोपखाने इसमें शामिल किए गए हैं। तो तोपखाने के द्वारा इसमें अभ्यास किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो भारतीय सेना है इसके द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का भी आयोजन किया गया था और इसका आयोजन है ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है जो आपको ध्यान रखने हैं। साइक्लोन फर्स्ट है जो कि पहला युद्ध अभ्यास था जो भारत और मिस्र के मध्य में आयोजित होता है। इसका आयोजन है ये राजस्थान में इसका आयोजन होता है। फ्रिंजेक्स है जो भारत और फ्रांस के मध्य में होने वाला युद्ध अभ्यास है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एयर डिफेंडर के बारे में बात करें तो ये नाटो के द्वारा युद्ध अभ्यास होता है और ये नाटो का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है जो कि एयर डिफेंडर युद्ध अभ्यास है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन है ये जर्मनी में होता है। कोमोडो अभ्यास है ये इंडोनेशिया में एक युद्ध अभ्यास होता है और इसमें जो भारत की तरफ से भाग है या INS सतपुड़ा इसमें भारत की ओर से भाग लेता है। एक्वेरिन और एकता अभ्यास है ये भारत और मालदीव के मध्य में होते हैं। तर्कस अभ्यास है ये भारत और USA के मध्य में आयोजित होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला है ये बिहार में रखी गई है। जो बिहार का जो पूर्वी चंपारण जिला है इसमें इस मंदिर की आधारशिला रखी गई है। इसका निर्माण कार्य है जो 2025 तक पूर्ण हो जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो भी इसमें स्थापित किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस मंदिर की जो लागत है वो 500 करोड़ रुपए इसकी लागत होने वाली है। इसकी लंबाई 280 फीट होगी और चौड़ाई के बारे में बात करें तो 540 फीट है जो इसकी चौड़ाई होगी। तो ये जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर है इसकी आधारशिला पूर्वी चंपारण जिला बिहार में इसकी आधारशिला रखी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, अंकोर वाट मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका निर्माण है जो सूर्य वर्मन सेकंड था इसके द्वारा इसको निर्माण किया जाता है। तो ये जो अंकोर वाट मंदिर है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोणार्क सूर्य मंदिर है ये ओडिशा में स्थित है जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से हम जानते हैं और इसका निर्माण है जो गंगवंश के शासक नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वृद्धेश्वर मंदिर है ये तंजावुर में स्थित है और तमिलनाडु तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है और तंजावुर है जो कि कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। सबरीमाला मंदिर है ये केरला में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कामाख्या माता मंदिर है ये असम में स्थित है और इसमें प्रमुख जो मेला है वो अंबुबाची का मेला लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ललन टॉप पॉइंट्स आपको सारे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारत के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में इंडस एक्स जो पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि रक्षा वृद्धि के लिए इसका आयोजन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन है ये वॉशिंगटन USA में इसका आयोजन किया गया है जिसके पीछे प्रमुख उद्देश्य है जो रक्षा क्षेत्र में जो स्टार्टअप है और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस इंडस एक्स का आयोजन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि वॉशिंगटन के बारे में बात करें तो वॉशिंगटन में IMF और जो वर्ल्ड बैंक है उसका हेडक्वार्टर स्थित है और वॉशिंगटन है जो कि पेटामोक नदी के किनारे स्थित है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास है ये भारत और USA के मध्य में होता है। सीनेट है जो कि USA का उच्च सदन है, जैसे अपना राज्यसभा होता है ऐसे ही सीनेट का जो USA का सीनेट होता है। और ये इसके बारे में बात करें तो इसमें हर राज्य से 2 सीट होती है, टोटल 100 सीट है, मतलब 50 राज्यों से 2 सीट मतलब 2-2 सीट है, तो इस तरह से इसमें टोटल 100 सीट है, तो ये ध्यान रखेंगे आपको। सीनेट मतलब USA का उच्च सदन है। USA के वर्तमान में उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो कमला हैरिस है जो कि भारतीय मूल की है। UN का हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में स्थित है और जो न्यूयॉर्क है यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। USA के वर्तमान में राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो जो बाइडन है जो USA के वर्तमान में राष्ट्रपति है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पहले एसएससी वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में जो ये एसएससी वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप खेला गया है, इसकी विजेता टीम है जो भारत है। भारत के द्वारा इस एशिया कप को जीता जाता है। इसकी उपविजेता टीम है ये बांग्लादेश है। और इस इमर्जिंग एशिया कप का आयोजन है ये हांगकांग में होता है और इसका आयोजन पहली बार हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की जो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी इसमें, वो श्वेता सहरावत है, जो इसमें भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप खेला गया है, जो कि अंडर 19 में T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण था और इसका आयोजन है ये साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन होता है। भारत इसमें विजेता रहता है और उपविजेता है इसमें इंग्लैंड था। भारत की जो कप्तान थी इसमें शेफाली वर्मा है जो भारत की कप्तान थी। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसका ये पहला संस्करण था, ये प्रमुख रूप से ध्यान रखना आपको। WPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो WPL 2023 की जो विजेता टीम है वो मुंबई इंडियंस है, जो इसकी विजेता टीम थी, और उपविजेता है जो इसमें दिल्ली कैपिटल्स थी। मुंबई इंडियंस की जो कप्तान थी वो हरमनप्रीत कौर थी। सॉरी। और WPL 2023 की सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना है जो सबसे महंगी खिलाड़ी थी। और WPL का जो स्पॉन्सर और IPL का स्पॉन्सर दोनों ही टाटा स्पॉन्सर था। और WPL में 5 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है और ये पहला संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। और IPL के बारे में बात करें तो IPL जो 2023 में खेला गया है, जो ये 16 संस्करण खेला गया था। और विजेता टीम के बारे में बात करें तो CSK चेन्नई सुपर किंग इसमें विजेता रहता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेत्रहीन महिला टीम की कप्तान है ये सुषमा पटेल है, जो कि नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। हर्मा लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर है ये स्मृति मंदाना है। पूमा इंडिया का जो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है ये हरमनप्रीत कौर है, जो पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये ललन पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं के लिए कहाँ ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में जो उच्च शिक्षण संस्थान की जो छात्राएं हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम प्रारंभ की गई है। ये राजस्थान में प्रारंभ की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस किराए में राहत देने के लिए ये जो ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम है ये राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसमें 10 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर प्रत्येक दिन 20 रुपये जो राजस्थान सरकार के द्वारा मुहैया कराए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा एक कंडीशन भी रखी गई है कि संस्थान में 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी ये जो वाउचर स्कीम है इसका लाभ है जो छात्राएं ले सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसमें जो बीमा राशि है उसको 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी स्कीम है। तो यह आपको ध्यान रखना है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी है, इसका आयोजन है जो रोहट पाली राजस्थान में इसका आयोजन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नवीनतम जिलों की संख्या के बारे में बात करें तो राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभागों का गठन किया गया है। इस प्रकार से वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन जिलों का गठन है वो राम लुभाया समिति की सिफारिश से इन जिलों का गठन होता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। 52वां टाइगर रिजर्व है, भारत का जो 52वां टाइगर रिजर्व था वो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, जो कि बूंदी राजस्थान में स्थित है। और 53वां टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो 53वां है जो रानीपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य है वो राजस्थान था। तो ये सारे ललन टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी हमने ललन टॉप पॉइंट्स कराए हैं इनसे संबंधित क्वेश्चंस जरूर पेपर में आएंगे, तो ये आप बहुत बारीकी से देखें। दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल GNS टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आप ये कमेंट बॉक्स में लिंक पर जाकर आप ये डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।